नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के कृषि उत्पादन के उस शानदार सफर की जिसने हमारे देश को अकाल की परछाई से निकालकर दुनिया की एक बड़ी फूड पावर बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो भुखमरी से जूझ रहा था वो दुनिया का फूड पावर हाउस बन गया कैसे? देखिए, ये कोई एक रात का या एक पॉलिसी का कमाल नहीं है। इसके पीछे है दशकों की मेहनत, साइंस और एक जबरदस्त विजन की कहानी। तो चलिए इस कमाल के सफर को, इसकी हर परत को साथ मिलकर समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भारत की सबसे जानी मानी कृषि पहल से, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति। ये वो बुनियाद थी जिस पर आज हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम खड़ा है। उस दौर के हालात सच कहूं तो बहुत ही गंभीर थे। देश के सामने अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने का संघर्ष था और फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती। और इसी गहरे संकट ने एक क्रांतिकारी बदलाव की जमीन तैयार की। इस बदलाव के जो आर्किटेक्ट थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनके ये शब्द उस वक्त के जबरदस्त जोश को दिखाते हैं। ये सिर्फ कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये एक जन आंदोलन बन गया था जिसमें हर कोई एक बेहतर कल के लिए अपना योगदान दे रहा था। तो आखिर इस क्रांति के पीछे का सीक्रेट क्या था? इसके 5 मेन पिलर्स थे। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो चमत्कारी बीज थे जो नॉर्मल बीजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फसल देते थे। फिर आए केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिन्होंने मिट्टी को वो जरूरी ताकत दी। इसके साथ ही सिंचाई की बेहतर तकनीकें आईं ताकि पानी की कमी ना हो। और हाँ, कीटनाशकों और मशीनों के इस्तेमाल ने खेती के पूरे तरीके को ही बदलकर रख दिया, एकदम मॉडर्न बना दिया। लेकिन भारत की कृषि कहानी सिर्फ हरित क्रांति पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, वो तो बस एक शानदार शुरुआत थी। इसके बाद तो आप समझिए अलग अलग सेक्टर्स में क्रांतियों का एक पूरा इंद्रधनुषी खिल उठा। हरित क्रांति की जबरदस्त कामयाबी के बाद देश का ध्यान एक और बहुत ही बुनियादी जरूरत पर गया, दूध। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन फ्लड का, जिसे हम सब श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इस मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, दूध की कमी वाले देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाना। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने वाले इंसान थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनकी सोच ने देश की डेयरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। और नतीजा, आज भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश है। ये ऑपरेशन फ्लड की ऐतिहासिक कामयाबी का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। और मजे की बात यह है कि ये कामयाबी किसी 1-2 इलाके तक सीमित नहीं रही। हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यह दिखाता है कि इस क्रांति का असर पूरे देश में हुआ। और जैसा मैंने कहा था, कहानी सिर्फ हरी और सफेद रंग की नहीं है। इसके बाद तो क्रांतियों का एक पूरा इंद्रधनुष देखने को मिला। सोचिए, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन आई मछली उत्पादन के लिए। पीली क्रांति या येलो रेवोल्यूशन ने तिलहन मतलब खाने के तेल में हमें आत्मनिर्भर बनाया। फिर थी लाल क्रांति, जिसने टमाटर और मांस उत्पादन को बढ़ाया। इतना ही नहीं, स्वर्ण क्रांति से फल और शहद, गुलाबी क्रांति से झींगा, रजत क्रांति से अंडे और हाँ, काली क्रांति से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक पूरी तरह से सोचा समझा प्रयास था जिसने भारत के कृषि और इससे जुड़े हर सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू था। इन शुरुआती सफलताओं और प्रोडक्शन में आए जबरदस्त उछाल के साथ कुछ ऐसे नतीजे भी सामने आए जिनकी हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हरित क्रांति की सफलता की एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल कॉस्ट थी, जैसे कि पंजाब जैसे राज्यों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बेहिसाब इस्तेमाल ने मिट्टी की सेहत खराब कर दी। भूजल जहरीला हो गया, सिंचाई के लिए इतना पानी निकाला गया कि वाटर टेबल खतरनाक लेवल तक नीचे चला गया। और शायद सबसे बड़ा नुकसान हमारी बायोडाइवर्सिटी का हुआ। हजारों सालों से उगाए जा रहे हमारे पारंपरिक बीजों की कई किस्में हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इन्हीं सब चुनौतियों ने एक नई सोच को जन्म दिया, एक ऐसा विजन जो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करे। और यहीं से सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिस हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन थे, उन्होंने ही भविष्य की चुनौतियों को समझते हुए सदाबहार क्रांति का ये आइडिया दिया। इसका मूल मंत्र था, विकास ऐसा हो जो हमेशा टिकाऊ रहे, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। इसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे। हमें पैदावार तो बढ़ानी है, लेकिन अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी मिट्टी, पानी और बायोडाइवर्सिटी को बिना नुकसान पहुंचाए।
ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना है और ये भी पक्का करना है कि इस तरक्की का फायदा सिर्फ बड़े किसानों को नहीं बल्कि देश के छोटे से छोटे किसान तक भी पहुंचे। तो अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। सदाबहार क्रांति सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि ये भारतीय कृषि के लिए एक नया और बेहद जरूरी ब्लूप्रिंट है। इन दोनों क्रांतियों के बीच का फर्क बहुत गहरा है। जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस सिर्फ ज्यादा पैदावार पर था, वहीं एवरग्रीन रेवोल्यूशन का लक्ष्य है सस्टेनेबल पैदावार। एक ने जमीन से ज्यादा लेने पर जोर दिया तो दूसरी जमीन की सेहत को सुधारते हुए पैदावार बढ़ाने की बात करती है। ये सिर्फ खेती के तरीके में बदलाव नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमें बढ़ती आबादी का पेट भी भरना है और अपने पर्यावरण को भी बचाना है। क्या सदाबहार क्रांति इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधने का रास्ता बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य तय करेगा और जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।